हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं डॉक्टर खुशबू जैन आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है टू द पॉइंट, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉट्स ऑफ टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एंड हियर इज अ रिक्वेस्ट दैट इफ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल, सो प्लीज share and subscribe my channel and do like my videos. Let's start today's topic, which is cost sheet. Yeah, here is the slide. The topic covered in our video is first cost sheet meaning. What is the cost sheet meaning? Cost sheet meaning का concept, cost sheet का concept क्या है? What is the meaning and why we use it? Second is the importance, क्या benefits है? Why the organization adopt the concept of cost sheet and why we prepare the statement of cost sheet. नेक्स्ट विल बी द कंपोनेंट ऑफ कोस्ट, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं कोस्ट के जो मिलकर कोस्ट को बनाते हैं. एंड लास्ट विल बी आवर परफॉर्मा. So yeah, here in this slide we have included the definition or the meaning of cost sheet. There is no particular definition for cost sheet. It is a meaning of cost sheet, that what is the benefits of the cost sheet. Cost sheet हमें क्या बताता है, cost sheet को क्यों adopt करना चाहिए. So all the element of cost can be put in form of a statement which is called cost sheet. So यहाँ पर definition के हिसाब से अगर हम समझे तो सारे element of cost के जो अलग अलग components है हम उन्हें sum up करके एक statement में show करते हैं, जिसे हम cost sheet कहते हैं. A document which provide for the assembly of the estimated detailed cost in respect a cost center and the cost unit. cost center का meaning होता है कि कोई particular department जहाँ पर प्रोसेस करने से किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोस्ट इनकर हो रही है, कोस्ट आपको पे करना पड़ रहा है. कोस्ट यूनिट का मतलब होता है कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कितना कोस्ट लग रहा है. सो हम ये समझ सकते हैं यहाँ से कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या प्रोडक्शन की सारी कोस्ट को सम अप करके आप एक स्टेटमेंट में शो करते हैं. और ये हम इसीलिए करते हैं कि अगर आपको टोटल कोस्ट का असर्टेनमेंट आपने अच्छे से किया है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट आपने अच्छे से किया है, तो आप डिसाइड कर पाते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड देट शुड बी रीजनेबल, एंड दैट इज द फैक्टर विच विल हेल्प यू टू सस्टेन इन मार्केट, बिकॉज कस्टमर की नीड को रीजनेबली फुलफिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द कोस्ट शीट, कि आप सारी कोस्ट को जब आप एक जगह एक स्टेटमेंट में आप शो करते हैं, तब आप फाइंड कर सकते हैं अच्छे से कि टोटल कोस्ट क्या है, कितना मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है, और कोस्ट प्लस प्रॉफिट आप जब करते हैं देन यू फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट. सो या हियर आर सम इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या है कोस्ट शीट, हम लोग क्यों कोस्ट शीट को अडॉप्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं. सो इसका पहला जो फायदा है वो कि असर्टेनमेंट ऑफ द कोस्ट, आप डिसाइड कर पाते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट में आपको हेल्प करता है कोस्ट शीट स्टेटमेंट, कि कितना कोस्ट फाइनल करना है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो डिपेंड करता है कोस्ट आपको कितना इनकर हुआ है, उसी पर आप डिसाइड करेंगे कि कितना कोस्ट या कितना सेलिंग प्राइस मुझे रखना है. फाइन. नेक्स्ट जो फायदा है कोस्ट शीट प्रिपेयर करने का, दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ कोस्ट. कंट्रोलिंग ऑफ कोस्ट का, कि आप जब कोस्ट शीट बना रहे हैं तब आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा कोस्ट सेंटर है या ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर कोस्ट हम लोग ज्यादा इनकर कर रहे हैं और जहां पर हम लोग उसे कम कर सकते हैं टू मिनिमाइज दी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो आपको कोस्ट शीट से सीधा पता चल जाएगा व्हेन यू आर टेकिंग कोस्ट शीट इन योर हैंड एंड यू आर गोइंग टू रीड इट. So you can definitely find the center and the area, that particular area जहां पर आप cost को कम कर सकते हैं to reduce your selling price. Okay, and last will be the fixation of the selling price. Again, as we have discussed earlier, कि आपको जब cost का पता है तो आपके लिए selling price को decide करना, determine करना आपके लिए उतना ही ज्यादा easy हो जाएगा. Okay, so these are some benefits that organization adopt or go for making the statement of cost sheet. Okay, now in this slide we are going to discuss some elements, और आप बोल सकते हैं कुछ कंपोनेंट है कोस्ट के जिनसे मिलकर टोटल कोस्ट बनता है. फाइन. जनरली कोस्ट के सिर्फ तीन ही पार्ट हम मान सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. बट ये बाइफिकेशन आपको डिफर या अलग अलग मिल सकता है अलग अलग बुक से, अलग अलग सोर्सेज से. सो जनरली ये तीन टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड जिसे हम बोलते हैं. बहुत सारे बुक्स में ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस को अलग अलग शो किया होता है. सो हमने यहाँ बाइफरकेट किया है इस तरह से कि डायरेक्ट मटेरियल,
जो रॉ मटेरियल हमें लगता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, सबसे पहले जो मटेरियल हमें लग रहा है दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल। ओके, नाउ सेकंड इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब उस प्रोडक्ट को फिनिश्ड रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक लाने तक का जो प्रोसेस करने के लिए आप लेबर, अपनी एचआर को आप जो पे कर रहे हैं, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ direct labor. Okay, and now the direct expenses, all the expenses which are associated with the production of that particular unit of product are falls under the category of direct expense and the overhead. Fine. Now further the overhead or expenses can be divided in three categories. First is factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए लग रहे हैं सीधा। ओके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आप किसको बोलेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी कि सारे पेपर वर्क जो प्रोडक्ट बन चुका है उसके बाद के जो बिलिंग हो गए, किसी तरह की इनवॉइसेस बनाने हैं, वो सारे प्रोडक्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इन फाइनल इज जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फाइन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारे खर्चे जो आप प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चे आप इनकर कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस आप खर्चे आप कर रहे हैं, वो होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ब्रांडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या अपने प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के जो खर्चे आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो सारे फॉल करते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। Now expenses can be again bifurcated in two part, direct and indirect. डायरेक्ट वाले जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किए थे वो सारे। ओके, चलिए these are some components जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कंपोनेंट्स किस किस चीज कौन कौन सी कॉस्ट है जो सारे मिलकर टोटल कॉस्ट को बनाते हैं। सो फर्स्ट इसमें चार फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए जब आप कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट आप बनाना चाहते हैं। सो फर्स्ट इज योर प्राइम कॉस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके सिनोनिम्स है बेसिक कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट जिसको बोलते हैं, या फ्लैट कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि वो कॉस्ट जो आपको इनिशियली पे करना पड़ रहा है किसी भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल को, या रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो प्राइम कॉस्ट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट खर्चे या डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जब सम अप कर देते हैं, सो विल फाइंड योर प्राइम कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप तीनों को एडिशन करेंगे, सो यू विल फाइंड योर प्राइम कॉस्ट। ओके, नाउ सेकंड इज योर फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम वर्क कॉस्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप बोल सकते हैं। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट, जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देते हैं प्राइम कॉस्ट के बाद, फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब आपका जो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इस तरह के फैक्ट्री के खर्चे जब आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा आपका प्राइम फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, ओके, द नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। सो ऑफिस कॉस्ट यानी कि जो हमने सेकंड फॉर्मूला में जो फैक्ट्री कॉस्ट हमने जो पता किया था, उसमें जब आप ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जब आप ऐड कर देते हैं, सो यू विल फाइंड योर ऑफिस कॉस्ट। ओके, नाउ द फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट द टोटल कॉस्ट, जिस पर डिपेंड करता है आपका फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज योर फोर्थ स्टेप, जहां पर आप फाइंड करते हैं टोटल कॉस्ट। एंड द फॉर्मूला इज, जो आपने थर्ड फॉर्मूला में जो फाइंड आउट किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड, उसमें जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, उनके ओवरहेड को जब आप ऐड कर लेते हैं, सो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टोटल कॉस्ट, एंड यू विल फाइंड बाय दिस फॉर्मूला द टोटल कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। एंड यही वो कॉस्ट जो आपको हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग योर सेलिंग प्राइस, कि मेरी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, कितनी प्राइस में मुझे प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, बिकॉज टोटल कॉस्ट में ही आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करते हैं, एंड जो सम आता है, जो एडिशन आता है, वही आपका फाइनल सेलिंग प्राइस बनता है प्रोडक्ट के लिए। ओके, ओके, सो जो अभी हमने फॉर्मूलाज प्रीवियस स्लाइड्स में हमने जो डिस्कस किए थे, वही फॉर्मूलाज को यहाँ पर आई हैव शोन इन सम इजी स्लाइड, सो यू कैन फाइंड कि जो प्राइम कॉस्ट है वो एडिशन है ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमें जब फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है, तब जब आप प्राइम कॉस्ट में आप वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऐड कर देते हैं, सो यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, अगर आप कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री में आप अगर ऐड कर देते हैं आपकी
ऑफिस एक्सपेंसेस को या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को, तब आपके पास आ जाता है टोटल cost of production. In cost of production में when we add selling and distribution overhead, so we'll find the फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, या हियर इज द परफॉर्मा, जो एक फिक्स परफॉर्मा है कॉस्ट शीट जब आप बनाते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज यू द कॉस्ट और दैट गिव्स यू द knowledge of the cost. So it is a fixed performa. You have to just put the values and the cost incurred you are having in your question or the information available. You will put this information in this particular form performa, so you will find your total cost for the product. First, you will identify what is the cost of raw material consumed. आपने कितना raw material consume किया है. So you can see here raw material कितना consume हुआ है उसको निकालने का जो formula है वो है opening stock plus purchase minus closing stock, and that is a very simple formula जो हमने स्टार्टिंग ऑफ दी कोस्ट में जब हमने पढ़ा था कि जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम निकालते हैं, सो दिस इज द सिमिलर फॉर्मूला इज दैट opening plus purchase minus closing. So this is your opening stock plus purchase minus closing stock. You will find the raw material. Okay. And now you will add the direct labor and the direct expenses. So you will find your prime cost. Okay. So here you have find your prime cost. Now you will add work overhead, और हम इसे बोल सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड. जब आप प्राइम कोस्ट में वर्क ओवरहेड को ऐड करते हैं, so you will find your gross work cost. यहाँ पर ग्रोस वर्क कॉस्ट इसीलिए बोला है क्योंकि ये WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस वाला पार्ट होता है. सो यहाँ पर हमारे पास शायद कुछ ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है या फिर कुछ क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको दिया हुआ है, सो हम यहाँ पर क्लोजिंग जो ओपनिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का हम उसे ऐड कर लेंगे और जो क्लोजिंग है हम उसे लेस कर देंगे. और हम लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कॉस्ट शीट जो प्रिपेयर करते हैं दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. So it is very important to find the exact amount. So इसीलिए हम लोग ओपनिंग को ऐड कर रहे हैं, क्लोजिंग को लेस कर रहे हैं. फाइन. सो हियर वी आर गेटिंग दी वर्क कॉस्ट. फाइन. सो वर्क कॉस्ट में जब हम लोग ऐड करेंगे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, देन वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑफिस कॉस्ट. Just like that, if we are having any opening and closing, so we will make the adjustment here. What will we do? First, we will add the opening amount and less the closing amount. Very simple. So here we got the cost of production of goods sold. Fine. So lastly, we will add the selling and distribution overhead to find the total cost of the sales. ओके. सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से नहीं होता है, बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे होते हैं वो कंपनी हर साल इनकर करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए, पैकेजिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए फॉर द प्रोडक्ट. सो देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस रिगार्डिंग द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. दैट इज व्हाई ओनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के जो हम लोग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस पे होता है या फिर जो हमने फाइंड आउट किया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पर. अदरवाइज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरह का या टोटल कॉस्ट के लिए किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके. सो नाउ हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई है. अगर आपको अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सो आप उसमें ऐड कर देंगे डिजायर्ड प्रॉफिट हियर. सो नाउ यू आर फाइंडिंग योर सेलिंग प्राइस. और यही कॉस्ट शीट का सबसे बड़ा फायदा होता है कि कॉस्ट शीट आपको ये बताता है कि कितना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना चाहिए किसी प्रोडक्ट के लिए, क्या रिजनेबल प्राइसिंग होना चाहिए, सो दैट यू कैन मीट द you can meet the demand of your customer. अगर प्रोडक्ट ज्यादा महंगा आपने किया है, आपके पास कॉस्ट का असर्टेनमेंट आपने अच्छे से नहीं किया हुआ है, कॉस्ट का प्राइस आपने ज्यादा रखा हुआ है, सो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट. ओके. सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग द कॉस्ट शीट स्टेटमेंट, जो आपको कॉस्ट के बारे में बताएगा और आपको हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग योर सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. ओके. सो नाउ we will be finishing our video. So this is all about the cost. So अगर आपको कोई भी डिमांडेड वीडियो है, कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है रिगार्डिंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, you can tell me in comment section. Okay, so bye bye and we will meet our next video. Thank you so much.